हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर ही पूछ लेता है उठा के। तो चलिए शुरू करते। पहले थोड़ा सा हम हिंदी भाषा और उसका विकास पर बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास में बोलियों की संख्या कितनी है? 18 बोलियों की संख्या। बोलियों का विभाजन किया गया है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, मेवाड़ी। अब जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी। ओके। और राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। ओके। हिंदी का प्रथम कवि, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। हिंदी के प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरहपा को माने हैं प्रथम कवि। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूर्य को माने हैं। ओके। और यहाँ पे हिंदी की प्रथम रचना सरहपा की मुक्त रचनाएं ग्रंथ के रूप में देवसेन विरचित श्रावकाचार्य को माना गया हिंदी की प्रथम रचना। ओके। अब हम हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य, प्रमुख बोलियों के प्रयोग क्षेत्र, कहाँ कहाँ पर बोलियों के बोली जाती हैं क्षेत्र उसका। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? दिल्ली, मेरठ के आसपास। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। हरियाणा, पंजाब के कुछ भाग व दिल्ली का कुछ भाग। अवधी कहाँ बोली जाती है? लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। छत्तीसगढ़ी सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर। ये हो गया छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी बोली का क्षेत्र है गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल, इंदौर, खानदेश, बरार, उदयपुर, जैसलमेर। देखिए यहाँ पे जैसलमेर का पूछ लिया जाएगा। जैसे जैसलमेर में कौन सी बोली जाती है? राजस्थानी। पूर्वी सिंध, जोधपुर, बीकानेर। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? बस्ती का कुछ भाग, गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सिवान, गाजीपुर, बलिया, भोजपुर। और बनारस भी इसमें आएगा भोजपुरी। मैथिली का पूछा गया है। यहाँ पे आया नहीं। मैथिली चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया। ओके। अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2021 और जून 2022 का। यहाँ पे है हिंदी का सेकंड पेपर
व्याख्या सहित हिंदी का हल है। चलिए हम व्याख्या भी साथ में करते रहेंगे जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, अरबी। राइट आंसर अरबी। अरबी शामिल नहीं है। अरबी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अरबी सामी भाषा के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पर व्याख्या आप पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा किस भाषा के अंतर्गत है अरबी। अरबी सामी भाषा के अंतर्गत आती है। सामी भाषा परिवार में इब्रानी, अरबी और हबशी भाषाएं आती हैं, जबकि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, प्राकृत आदि भाषाएं आर्य भाषा में शामिल हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर पूछ सकता है, ज़रूर ही पूछ सकता है। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपर्युक्त प्रसंग में किस उपन्यास में वर्णित है? मतलब यह जो कथन है किस उपन्यास का है? उपर्युक्त प्रसंग किस उपन्यास में वर्णित है? ऑप्शन है देवरानी जेठानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। राइट आंसर ए वाला है, देवरानी जेठानी की कहानी। ओके, अब हम इस पे थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं देवरानी जेठानी की कहानी का। यहाँ से और भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इसी व्याख्या से ही उठा लेगा। ओके, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उक्त कथन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में वर्णित है। अब देखिए यहाँ पे देवरानी जेठानी की कहानी नहीं है बल्कि ये उपन्यास है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक पंडित गौरी दत्त हैं। देखिए लेखक भी यहाँ से पूछ सकता है, देवरानी जेठानी के लेखक हैं गौरी दत्त। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास तथा पंडित गौरी दत्त को प्रथम उपन्यासकार माना है। गोपाल राय ने माना है। ओके, इसकी विषय वस्तु इतनी सामाजिक है कि पूरा समाज ही ध्वनित होता है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता भी इसमें है। बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अनगढ़ ईमानदारी का साथ, 19वीं सदी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के, यहाँ से भी पूछ सकता है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋतु वसंत का सुप्रभात, मंद मंद था अनिल बह रहा, वाला रुण की मृदु किरणें थी अगल बगल, स्वर्णाभ शिखर थे एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेवश उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपर्युक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। इनके चकवा चकई के विचार किस प्रकार व्यक्त किए हैं कहा जाता है साहित्य जगत में? क्या है? नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है।
ऑप्शन है जीवनानुभव, समाजबोध, कवि प्रसिद्ध, डी अपवाद। राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रसिद्ध। कवि प्रसिद्ध। नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा गया है कवि प्रसिद्ध। देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या भी हम देख लेते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात, बंद हुआ क्रंदन। उपरोक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कवि प्रसिद्ध कहा जाता है। उपयुक्त पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा कविता से उद्धृत है। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? बादल को घिरते देखा कविता से उद्धृत है। यह कविता युगधारा काव्य संग्रह में संकलित है। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह और हैं जो हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 इत्यादि। देखिए पुरानी जूतियों का कोरस 1983। क्वेश्चन नंबर 4 है, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। ऑप्शन है कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, कवि काव्य का माध्यम भर है, कविता अपवर्जित और अंतर्वेशी होती है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए वाला, ए और सी। ए और सी। कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कवि काव्य का माध्यम भर है। ए और सी राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन। ओके, कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है तथा कवि काव्य का माध्यम भर है। यह दोनों टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। टी.एस. इलियट ने अपने आलोचना के संबंध में कहा, देखिए यहाँ पे एक कथन टी.एस. इलियट का पूछा गया है। टी.एस. इलियट ने क्या कहा? निज काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इलियट की रचनाएं हैं द सेक्रेड वुड, सिलेक्टेड एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजाबेथेन, एसेज आदि। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन है डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, लतिका, सामनाथ। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया था, इसमें सही होगा ए, बी और डी। सी इसमें नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। सही हो जाएगा डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, लतिका। ए, बी, डी राइट आंसर है। डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, लतिका तीनों ही परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे 1960 ईस्वी की कहानी है। लेखक निर्मल वर्मा को स्मृति का कहानीकार माना गया है। स्मृति का कहानीकार माना गया है। परिंदे नाम से इनका कहानी संग्रह, जिसमें 7 कहानियाँ संकलित हैं। देखिए इसमें पूछ सकता है परिंदे कहानी में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? 7 कहानियाँ संकलित हैं। अंधेरे में जो संकलित है उसके नाम देख लीजिए। अंधेरे में संकलित है तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर, पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी देखिए पूछ लिया गया है पंक्ति। तेरी बाकी अदा पर मैं हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। उपरोक्त गीत में से किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? एक गीत किस कहानी का है? ऑप्शन है रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम। राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरी कसम, डी वाला ऑप्शन राइट है, तीसरी कसम। तेरी बाकी अदा पर तुमको देखा करूं, उपयुक्त गीत तीसरी कसम कहानी में प्रयुक्त है। तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस कहानी में उन्होंने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन का, कहाँ का उल्लेख है? बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवन को उभरने का सफल प्रयास किया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, देखिए यहाँ पर पात्र भी पूछ सकता है, तीसरी कहानी के पात्र कौन कौन से हैं सभी को हम देख लेते हैं। हीरामन, हीराबाई, धुन्नीराम, पलटदास, लालमोहर आदि। जबकि रसप्रिया, पंचलाइट, लालपान बेगम, संबदिया, ठेस, पहलवान की ढोलक, एक आदिम रात्रि की महक रेणु की अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची एक को सूची 2 से मिलान कीजिए। मित्रता का अनमोल रतन, कब इसे तोला जा सकता है धन। इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए भगवान, भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी हूँ, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। किसकी पंक्ति है? तो इसका हो जाएगा ए का 4। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। ए का 4 रामधारी सिंह दिनकर। बी का 1, इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए भगवान, भारतवर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए। बी का 1 हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। सी का हो जाएगा दूसरा जयशंकर प्रसाद। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, हो जाएगा महादेवी वर्मा का कथन। ए है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पे पूछ लिया वही अभी उसमें वो तीसरी कसम में जो था उसमें पूछा गया था, उसके व्याख्या में यहाँ पे देखिए पूछ ही लिया इसका पात्रों से क्वेश्चन बन गया। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, ऑप्शन है रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम, पलटदास। कौन कौन से हो जाएंगे? अभी पढ़े थे ना, धुन्नीराम, पलटदास। राइट आंसर डी वाला, धुन्नीराम, पलटदास। तीसरी कसम कहानी के पात्र धुन्नीराम तथा पलटदास हैं। इस कहानी के अन्य पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, लालमोहर आदि। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलाम कहानी, गुलफाम कहानी के लेखक हैं।
मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी में है। रेणु द्वारा रचित प्रमुख कहानियां हैं पंचलाइट, संबदिया, रसप्रिया, ठेस, लाल पान की बेगम, जबकि रमपतिया रसप्रिया कहानी का पात्र है। रमपतिया रसप्रिया कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? वंशीधर ऑप्शन है उसने कहा था, ग्रेंगीन, दुलाई वाली, अपना अपना भाग। तो 21 कहानी का है दुलाई वाली। वंशीधर दुलाई वाली राइट आंसर हो जाएगा, दुलाई वाली। वंशीधर यहाँ पर व्याख्या और देख लेते हैं हम लोग। वंशीधर दुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र है। दुलाई वाली कहानी के अन्य पात्र भी हैं, जानकी देवी, नवल किशोर, सीता, लाठीवान आदि। दुलाई वाली कहानी के लेखक हैं राजेंद्र वाला घोष वंग महिला। यह कहानी इस कहानी सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह आदि। ग्रेंगीन कहानी के लेखक हैं अज्ञे। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं महेश्वर तथा मालती। ग्रेंगीन कहानी के हैं महेश्वर, मालती। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र। इस कहानी के प्रमुख पात्र 10 साल का अनाथ बच्चा है। ग्रेंगीन अपना अपना भाग कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं। अपना अपना भाग, और इस कहानी का प्रमुख पात्र है 10 साल का अनाथ बच्चा। क्वेश्चन पूछ लिया सकता है यहाँ पे कि 10 साल का अनाथ बच्चा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? अपना अपना भाग। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे देखिए ये भी सही ऑप्शन नहीं दिया है। आपका बंटी, झूठा सच, धरती धन्ना अपना, मायादास की माड़ी। झूठा सच 1958-1960। उसके बाद आपका बंटी 1971 ईस्वी। धरती धन्ना अपना 1972। मायादास की माड़ी 1988। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में, मादा कैक्टस, कोणार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। पहले कौन सा होगा, आइए देखते हैं। पहले है डी कोणार्क, फिर है मादा कैक्टस, उसके बाद बकरी, फिर है कबीरा खड़ा बाजार में। कोणार्क, फिर मादा कैक्टस, बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में। प्रकाशन वर्ष भी देखिए, कोणार्क का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी। मादा कैक्टस 1959। बकरी 1974। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बकरी का समय भी पूछ सकता है। बकरी 1974। कबीरा खड़ा बाजार में 1981। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नीचे दिए गए कथन हैं, एक कथन अभिकथन है, दूसरे कारण के रूप में अभिकथन है। ऑप्शन ए है,
अभिकथन है, आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी सहायता और अकेलापन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। और इसका कारण दिया गया है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। उपरोक्त कथनों को आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, तो सीधा सीधा पता दे रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से यह कथन साकाव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थित किसका है? रुद्रट, कुंतक, जगन्नाथ, वामन। राइट आंसर होगा जगन्नाथ। साकाव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थित किसका कथन है? जगन्नाथ का, पंडित जगन्नाथ। साकाव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थित कथन आचार्य जगन्नाथ का है। इसमें और भी कवियों का है कथन, वामन, जैसे वामन का कथन है, काव्य शब्दो गुणालंकार संस्कृतो शब्दार्थो वर्तते। कुंतक का है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यस्थिते काव्यम तदिहाकर्णी। रुद्रट का है ननु शब्दार्थो काव्यम। देखिए रुद्रट, ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। ऑप्शन ए है ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं है। ऑप्शन बी है परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। इसमें से कौन सा है? ए और सी, बी और सी, सी और डी, बी और डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, ए और सी। ए है ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। सी है पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ये है रामचंद्र शुक्ल का विचार। क्वेश्चन नंबर 15 है, आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चन सिंह का है, बच्चन सिंह। अब इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह द्वारा लिखित आलोचक कृतियाँ हैं, आलोचनात्मक कृतियाँ जो हैं हिंदी नाटक। एक बच्चन सिंह का बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचक और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द आदि बच्चन सिंह का है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, कोमल कपोल पाल में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसमें भव में बल देखा। उपयुक्त छंद संबंधित सही तथ्य है ऑप्शन ए है, कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। भौहों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, सी और डी सही है। सी भौहों की भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। यही दोनों राइट आंसर हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिर बिकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ हैं। ऑप्शन ए है, स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। सी है, अपनी यात्रा के तिमिराच्छत्र हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना चाहती है। डी है, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी में देख लेते हैं कौन सा है। बी, इसका राइट ए हो जाएगा बी और डी। बी है, फिर बिकल है प्राण मेरे गीत का निहितार्थ क्या है? अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। डी है, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। ओके, तो इसका राइट आंसर ए वाला, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ लेता है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है लक्ष्मीधर, श्रीचंद, मूलचंद, मलूकदास। उदासी संप्रदाय के हैं प्रवर्तक। राइट आंसर हो जाएगा श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद थे। इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते थे। देखिए, उदासी संप्रदाय के लोग जो थे सनातन धर्म को मानते थे तथा पंच प्रकृति जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की पूजा करते थे। यहाँ से भी पूछ सकता है कि उदासी संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पंच प्रकृति जैसे जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की पूजा करते थे। जबकि लक्ष्मीचंद तथा मलूकदास संत कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्मरण की पुस्तकें। इसमें से संस्मरण की पुस्तकें हैं। संस्मरण की पुस्तकें हैं। गंगा तलाई का गांव, ऋणधल जन अपना, आछे दिन पाछे गए, वे लड़ेंगे 1000 साल। राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ए और सी। संस्मरण पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ए और सी। गंगा तलाई का गांव है संस्मरण पुस्तकें, और सी आछे दिन पाछे गए। गंगा तलाई गांव, आछे दिन पाछे गए।
व्याख्या देख लेते हैं गंगा तलाई गांव का। गंगा तलाई का गांव आछे दिन पाछे गए संस्मरण की पुस्तकें हैं। गंगा तलाई गांव 2004 ईस्वी संस्मरणात्मक प्रकृति है। लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। गंगा तलाई गांव के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इनकी अन्य संस्मरण कृति हैं ब्योमकेश दरवेश 2010, गंगा स्नान करने चलोगे 2012 में, आछे दिन पाछे गए 2004 ईस्वी यहाँ देखिए अब आ गया आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए 2004 संस्मरणात्मक कृति है। इसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह। गंगा तलाई गांव के थे विश्वनाथ त्रिपाठी, आछे दिन पाछे गए काशीनाथ सिंह। इनके अन्य संस्मरणात्मक कृति भी हैं जैसे घर का जोगी जोगड़ा 2006, याद हो कि ना याद हो 1992, जबकि ऋण धन जल तथा वे लड़ेंगे हजारों साल, वे लड़ेंगे हजारों साल रिपोताज विदा की रचना है। ऋण धन जल यह है रिपोताज के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। वे लड़ेंगे हजार साल रिपोताज के लेखक हैं शिवसागर मिश्र हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? इसमें से रामचरितमानस में कौन सी बात कही गई है अंत में? ऑप्शन ए है मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो। राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया किंतु संतों ने नहीं किया। जो भक्त रामचरितमानस का अवगाहन करता है वह मध्यम के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाला होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ए और डी, ए में है एक लास्ट में कहे हैं इसको ए वाले को मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा दूर करो। और डी है जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। ये लास्ट में कहे हैं तुलसीदास रामचरितमानस में। ओके, इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास द्वारा कही गई सही बातें हैं। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा दूर करो। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं तथा इसमें कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कांडों के क्रम भी पूछ ले सकते हैं, इसलिए इसका क्रम चलिए देख लेते हैं। 7 कांड हैं रामचरितमानस में। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेरनाथ राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुबेरनाथ राय की द्विवेदी युग के नहीं हैं। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। कुबेरनाथ राय द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं हैं, ये शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय
पूछ सकता है ललित निबंधकार कौन है, तो ऑप्शन में दे देगा कुबेरनाथ राय। शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय, जबकि माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र तथा अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बी और सी। बी वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या से ही क्वेश्चन उठाता है बाद में। वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने पर जहाँ उसके बाद व्यंग्यार्थ के प्रकट होने का क्रम होता है वहाँ पर संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है। इसे अनुकरण ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार घंटे पर चोट करने से टंकार के बाद झनकार सूक्ष्म स्पष्ट सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार इस ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाइए। अग्निखोर, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या, जयदोल। इसका हो जाएगा बी वाला। राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका क्रम है, पहले है सी वाला नीलम देश की राजकन्या, फिर बी वाला पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या, पिंजरा, फिर जयदोल, फिर है अग्निखोर। व्याख्या है, इसका देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष नीलम देश की राजकन्या 1933, जैनेन्द्र हैं इसके रचनाकार। पिंजरा 1944, उपेंद्र नाथ अस्क। जयदोल 1951, अज्ञे। जयदोल किसका है? अज्ञे का। अग्निखोर 1973, फणीश्वर नाथ रेणु। अग्निखोर 1973। क्वेश्चन नंबर 24 है विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। ऑप्शन है फायरबाख, अर्नस्ट फिशर, जॉर्ज लुकास, कार्डवेल। इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर, कार्डवेल। विभ्रम और यथार्थ के लेखक हैं कार्डवेल। राइट आंसर हो जाएगा कार्डवेल। व्याख्या है इसका विभ्रम और यथार्थ के लेखक कार्डवेल हैं। यह एक मार्क्सवादी लेखक हैं कार्डवेल। इनका प्रसिद्ध उपन्यास रोमांस और यथार्थवाद है। पूछेगा रोमांस और यथार्थवाद किसका उपन्यास है? कार्डवेल। क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर 25 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विषमता की पीड़ा से व्यस्त
हो रहा स्पंदित विश्व महान, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के पल कल्प अपार, दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए फिरते, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस पार क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको देखते हैं, विषमता ए का पहला ही हो जाएगा। विषमता की पीड़ा, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, जयशंकर प्रसाद, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के पल कल्प अपार हो जाएगा बी का तीसरा, सुमित्रानंदन पंत, दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए फिरते, सी का मैथिली शरण गुप्त, तोड़ दो क्षितिज ये तो महादेवी वर्मा का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन हैं। ऑप्शन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी, याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। हो जाएगा ए और बी राइट आंसर इसका है, ए और बी राइट आंसर। ए और बी है, क्या क्या इसमें है, उस दिन भूख मेरे, एक और द्रोणाचार्य के कथन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, बी है राजकीय अस्त्र की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा। ओके, इसका व्याख्या में दिया गया है, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन हैं, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई तथा राजकीय अस्त्र की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक हैं शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं शंकर शेष। क्वेश्चन नंबर 27 है, विशोवा खेचर व खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव, मलूकदास। राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। विशोवा खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? नामदेव। इसका व्याख्या है, विशोवा खेचर या खेचरनाथ नामदेव के गुरु थे। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत कवि थे। यह जाति के दर्जी थे। नामदेव दर्जी थे। इन्होंने मराठी में अभंग नामक छंद का प्रवर्तन किया। अभंग नामक छंद का प्रवर्तन नामदेव ने किया। इनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जबकि दादू दयाल के गुरु वृद्ध भगवान तथा मलूकदास के गुरु पुरुषोत्तम एवं सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। क्वेश्चन नंबर 28 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, कथन अभिकथन है, कारण है, तो देख लेते हैं इसको। कथन है, अभिकथन है, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। कारण है क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। उपरोक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ओके, यहाँ पे दिया गया है ए नहीं सही है। स्त्री ए वाला ए स्त्री पुरुष
में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? और यहाँ पे है ए वाला राइट आंसर है, सही है, जो कि क्योंकि पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन ए सही है, ए नहीं सही है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रज भाषा का पद्य संग्रह सभा विलास किसकी रचना? सदल मिश्र, लल्लूलाल, विट्ठलनाथ, नंददास। सभा विलास किसकी रचना है? लल्लूलाल। सभा विलास लल्लूलाल। कथन, अब इसका व्याख्या है, ब्रज भाषा पद्य का संग्रह सभा विलास लल्लूलाल की रचना है। लल्लूलाल कृति राजनीति, लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली में हैं। सिंहासन बतीसी 1801 ईस्वी, बेताल पचीसी 1801, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी और प्रेम साकर ब्रज भाषा में व्याकरण है 1811 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप। कौन सी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सती प्रताप नहीं है। ओके, इसका व्याख्या हम अच्छे से देख लेते हैं सती प्रताप का। सती प्रताप भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है, यह भारतेंदु की मौलिक रचना है। सती प्रताप मौलिक रचना। भारतेंदु की मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। कितना है? 17 मौलिक रचनाएं हैं इनकी। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति 1873, विषय विषमौषधम 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1976, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881 भारतेंदु की रचनाएं हैं। ये हैं मौलिक रचनाएं थी और यहाँ पे ये है अनुदित रचनाएं। रत्नावली 1868 ईस्वी, विद्यासुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कपूर मंजरी 1875 ईस्वी। सत्य हरिश्चंद्र मेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। भारत जननी 1877 ईस्वी। भारत जननी ये भी भारतेंदु जी की है रचना, अनुदित रचना में है भारत जननी। ओके, 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखे हैं व्याख्या सहित। यहाँ हम स्टॉप करेंगे, अब इसके आगे का कल हम देखेंगे। ओके, आपको अगर अच्छा लगा हो ये व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्याख्या से ही क्वेश्चन उठा लेते हैं सीधे सीधे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। परीक्षा में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ व्याख्या से आया है क्वेश्चन। ओके, अगर अच्छा लगा हो आपको ये सेट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कल वाली जो आएगी प्रैक्टिस सेट वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।